प्यारे दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब अरब का रेगिस्तान सिर्फ रेत का सागर नहीं था, बल्कि छुपी हुई सच्चाइयों की कब्रगाह था। दिन में सूरज आग की तरह जलता था और रात में आसमान इतना झुक जाता था कि लगता था सितारे धरती के कान में कोई पुराना राज फुसफुसा रहे हों। लोग कहते थे कि यह रेगिस्तान खामोश नहीं है, बल्कि जो सब्र से सुने उसे अपनी कहानी सुना देता है। इसी विशाल रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम बनी सरहान था। यह गांव न बहुत अमीर था और न बहुत गरीब था। यहां के लोग ऊंट पालते थे, चमड़े का काम करते थे और खजूर की खेती से अपनी रोजी कमाते थे। इन लोगों की दौलत कम थी, मगर ईमान मजबूत था। मेहमान को यहां अल्लाह की रहमत समझा जाता था और भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम इजून बिन राफे था। उसकी उम्र कम थी, मगर आंखों में गहराई बहुत थी। उसके कंधे मजबूत थे और चेहरा हमेशा संजीदगी में डूबा रहता था। उसके पिता कबीले के इज्जतदार आदमी थे, जो एक व्यापारिक सफर के दौरान डाकुओं के हाथों मारे गए थे। उस हादसे ने इजून को अंदर से बदल दिया था और वह उम्र से पहले समझदार हो गया था। इजून ऊंटों का माहिर था और अपने काम में ईमानदार था, लेकिन जो बात उसे दूसरों से अलग बनाती थी वह उसका अजीब शौक था। वह पुराने किस्से सुनता था, बुजुर्गों से इतिहास पूछता था, टूटी दीवारों और पुराने पत्थरों को गौर से देखता था। वह कहा करता था कि रेत मरी हुई नहीं होती, रेत के नीचे बहुत कुछ जिंदा है। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते थे और कहते थे कि इजून का दिल रेत से जुड़ गया है। लेकिन इजून को पूरा यकीन था कि इस रेगिस्तान के पेट में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, कोई ऐसा राज जिसे वक्त ने दबा दिया है मगर मिटाया नहीं है। एक शाम गांव की मस्जिद के आंगन में लोग बैठे हुए थे। हवा में खजूर और चमड़े की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। तभी कबीले के शेख ने ऐलान किया कि उत्तर दिशा से बारिश आने वाली है। यह खबर सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी। लेकिन इजून का दिल बेचैन हो गया। वह जानता था कि जब भी रेगिस्तान पर बारिश गिरती है तो रेत के नीचे छुपे निशान बाहर आ जाते हैं। पुराने रास्ते दिखाई देने लगते हैं, दबी हुई दीवारें सांस लेने लगती हैं। रात गहरी हो चुकी थी और गांव के चिराग जल चुके थे। तभी पहरेदार की आवाज गूंजी कि कोई मुसाफिर आ रहा है। लोग दौड़ते हुए गांव के दरवाजे की तरफ गए। रेत के बीच से एक साया लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह एक आदमी था जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी गर्दन पर गहरा जख्म था और सांस बुरी तरह फूल रही थी। उसकी पीठ पर एक पुराना चमड़े का थैला लटका हुआ था। वह गांव के दरवाजे तक पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़ा। इजून सबसे पहले उसके पास पहुंचा। उसने उसे सहारा दिया और पूछा कि क्या हुआ है। मुसाफिर की आंखें आधी खुली थीं और होंठ कांप रहे थे। उसने बहुत कमजोर आवाज में कहा कि मेरे पीछे कातिल हैं। फिर उसने कांपते हाथों से वह चमड़े का थैला इजून को थमा दिया। उसने कहा, इसे छुपा दो। फिर एक आखिरी सांस लेकर कहा कि यह खजाना नहीं है, यह तारीख है। इतना कहते ही उसकी सांस टूट गई और उसका सिर एक तरफ ढलक गया। वह मर चुका था। पूरा गांव सन्न रह गया और हर आंख में डर उतर आया। इजून कुछ लम्हों तक वहीं खड़ा रहा, जैसे पत्थर का बन गया हो। फिर उसने धीरे से थैला खोला। अंदर एक बहुत पुराना नक्शा था, जिस पर अजीब और कदीम निशान बने हुए थे। साथ में एक शाही मुहर थी जो हम्मीर सल्तनत की पहचान लगती थी। नक्शे के पीछे चेतावनी लिखी हुई थी, जो इसे पाए वह इसकी हिफाजत करे। अगर इस अमानत से गद्दारी की गई तो रेगिस्तान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इजून का दिल तेज धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। यह कोई ऐसा राज है जिसके लिए लोग जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उसी वक्त पहरेदार फिर दौड़ता हुआ आया और बताया कि रेत में काले कपड़े पहने 4 सवार देखे गए हैं। उनके माथे पर अजीब निशान थे और वे इसी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव में डर की लहर दौड़ गई और इजून ने थैला अपने सीने से लगा लिया। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि जो अमानत एक मरते हुए आदमी ने उसे सौंपी है, वह उसे कभी गलत हाथों में नहीं जाने देगा। उसी रात रेगिस्तान ने खामोशी से देख लिया कि एक नई दास्तान की शुरुआत हो चुकी है। उस रात गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बारिश की पहली बूंदें रेत पर गिर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे धरती किसी पुराने जख्म को धो रही हो। इजून अपने घर के अंदर बैठा था
और उसके सामने वही चमड़े का थैला रखा हुआ था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि खतरा अब बहुत करीब है। उसने थैले को फिर से खोला और नक्शे को ध्यान से देखा। इस बार उसकी नजर चमड़े की एक और परत पर पड़ी जो पहले दिखाई नहीं दी थी। ईजून ने बहुत एहतियात से उस परत को हटाया। अंदर से एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकला जिस पर अजीब और बहुत पुराने अक्षर खुदे हुए थे। हड्डी पर लिखा था कि जब साया सबसे लंबा हो जाए तब समझो कि नूर करीब है। ईजून के हाथ कांप गए। उसने यह बात पहले भी कहीं सुनी थी। यह एक पुराना सूफियाना वाक्य था जो छुपी हुई इबादत गाहों और दफन इल्म की जगहों पर लिखा जाता था। अब ईजून को यकीन हो गया था कि यह नक्शा किसी खजाने का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े इल्म का रास्ता है। उसने नक्शे को पूरी तरह फैलाया। रेत के विशाल मैदान में 3 निशान बने हुए थे। एक टूटी हुई छोटी वाला पहाड़, एक ऐसा चश्मा जो जमीन के अंदर से फूटता है, और एक घुमावदार दायरा जो भंवर जैसा लगता था। नक्शे के नीचे लिखा था कि वादी अल अशबाह वह जगह है जहां आदमी जीता नहीं बल्कि सीखता है। ईजून ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह इस रास्ते पर चलेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। वह सीधे कबीले के शेख के पास पहुंचा और नक्शा उनके सामने रख दिया। शेख की आंखें नक्शा देखते ही फैल गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि यह कोई मामूली निशान नहीं है, यह हमीर बादशाहों का राज्य है। शेख ने बताया कि उनके बाप ने कभी कहा था कि रेगिस्तान के नीचे एक ऐसी जगह है जहां पुराने बादशाह अपना सबसे कीमती इल्म छुपा कर रखते थे। वह जगह वादी अल अशबाह कहलाती थी। जो वहां तक पहुंच जाए वह दौलत नहीं बल्कि समझ हासिल करता है। ईजून ने बताया कि काले कपड़ों वाले सवार भी इसी नक्शे के पीछे हैं। शेख के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। उन्होंने कहा कि वह लोग एक खुफिया गिरोह हैं जो पुराने राज्यों को लूट कर मिटा देते हैं। अब यह अमानत ईजून के हाथ में थी। अगली ही रात ईजून ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त नाइम को बुलाया। नाइम दुबला पतला मगर बहुत समझदार था। ईजून ने उसे सब कुछ बता दिया। नाइम ने बिना देर किए कहा कि यह सफर खतरनाक है मगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों ने 2 ऊंट तैयार किए और रात के अंधेरे में गांव छोड़ दिया। रेगिस्तान ठंडा हो चुका था और आसमान पर सितारे रास्ता दिखा रहे थे। ईजून के दिल में डर भी था और एक अजीब सी रोशनी भी। 2 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद वह उस पहाड़ के पास पहुंचे जिसकी छोटी कटी हुई थी। सूरज ढल रहा था और पहाड़ का साया बहुत लंबा होकर रेत पर फैल रहा था। ईजून को हड्डी पर लिखे शब्द याद आ गए। उसने कहा, यही वक्त है जब साया लंबा हो जाए। दोनों ने साए के अंदर जमीन को टटोलना शुरू किया। काफी देर तक कुछ नहीं मिला। फिर नाइम की नजर एक गोल पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर बाकी जमीन से अलग लग रहा था। जब उन्होंने उस पत्थर को हटाया तो नीचे लोहे का एक घेरा दिखाई दिया। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और एक पुराना ढक्कन खुल गया। नीचे अंधेरे में जाती हुई पत्थर की सीढ़ियां थीं। नाइम ने डरते हुए कहा कि यह जगह ठीक नहीं लग रही। ईजून ने चिराग जलाया और कहा कि जहां डर हो वहीं सच छुपा होता है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। दीवारों पर पुराने अक्षर खुदे हुए थे। हवा में सदियों पुरानी खामोशी भरी हुई थी। नीचे पहुंचकर एक छोटा सा कमरा मिला। बीच में पत्थर की मेज थी। उस पर एक सुनहरी मुहर रखी हुई थी। ईजून ने मुहर उठाई। उसके नीचे लिखा था कि जो यहां पहुंचे वह अगले निशान की तलाश करे। चश्मा जो जमीन के दिल से फूटता है वहां अगली कुंजी मिलेगी। तभी ऊपर से घोड़ों की आवाजें आने लगीं। काले सवार वहां तक पहुंच चुके थे। नाइम घबरा गया और बोला कि अब निकलना होगा। ईजून ने चिराग बुझाया और कहा कि सफर अब और खतरनाक हो गया है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। दोनों सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकले। चांदनी में 4 साए उनकी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। रेगिस्तान खामोश था मगर सब कुछ देख रहा था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां से एक और रास्ता शुरू होता है, एक और राज, एक और इम्तिहान, और वादी अल अशबाह अभी भी इंतजार कर रही है।